वालेकुम। मैं डॉक्टर ग़ज़ाला बात कर रही हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगी कि नॉर्वे में स्टडीज़ के लिए आप कैसे आ सकती हैं, स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट आपको कैसे मिल सकता है। मैं ख़ुद 1991 में एज ए स्टूडेंट आई थी नॉर्वे और 2002 में मैंने यहाँ से PhD की। सो मेरी ज़्यादातर स्टडीज़ जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में रही हैं, लेकिन उस ज़माने में स्कॉलरशिप दिया जाता था पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नॉर्वे आने के लिए। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो आप सेल्फ़ फाइनेंस पे सिर्फ आ सकते हैं क्योंकि नॉर्वे को स्कॉलरशिप्स नहीं देता। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशिया के लोगों को कुछ अफ्रीकी कंट्रीज़ को देता है लेकिन हमारे नहीं देता। तो आप सेल्फ फाइनेंस पर आ सकते हैं अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपके A ग्रेड्स आते हैं, B ग्रेड्स आते हैं और आप यहाँ पे एडमिशन अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और आपको एडमिशन मिल जाता है, तो फिर आप को 169,000 नॉर्वेजियन क्रोने आपके पास होने चाहिए जब आप नॉर्वे आएँ। आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए या नॉर्वे के बैंक अकाउंट में होने चाहिए। इसकी एक सूरत ये भी हो सकती है कि आपके पास कोई स्पॉन्सर हो जो नॉर्वे रहते हों और वो आपको कहें कि हम अपने पास बुला रहे हैं, अकोमोडेशन भी दें आपको, लेकिन अकोमोडेशन और प्लस आपको ये पैसे जो होने चाहिए। ये ट्यूशन फ़ी नहीं है नॉर्वे की यूनिवर्सिटीज़ की, ये आपके रहने का अकोमोडेशन का ख़र्चा है जो आपके 1 साल के लिए आपके पास होना चाहिए। और दूसरा ये कि नॉर्वे की जो ट्यूशन फ़ी है वो बहुत मार्जिन है, वो 1000 नॉर्वेजियन क्रोने विच इज़ नथिंग। पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, क्वालिफ़िकेशन नॉर्वे की रिकग्नाइज्ड है हर जगह पे, और आप यहाँ आके 20 आवर्स पर वीक काम भी कर सकते हैं। आपको अलाउ होता है कि 20 आवर्स, तो आप बहुत सारी अपनी फाइनेंसिंग जो है वो 20 आवर्स पर वीक में निकाल लेते हैं। आधा ख़र्चा तो आप वहीं से निकाल लेते हैं, लेकिन पहले साल आपको शो करना होगा कि आपके बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे हैं। जब आपको ये मिल जाए एडमिशन, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओस्लो यूनिवर्सिटी, बर्गन यूनिवर्सिटी, स्टावांगर यूनिवर्सिटी, थ्रोम्सो यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको IT में, इंजीनियरिंग में या किसी भी शोबे में आपको अगर स्टडी परमिशन मिल जाती है स्टडी करने की, आप किसी कोर्स में एंटर हो जाते हैं, तो आप उसके बाद रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं क्योंकि उसके बगैर आप नहीं आके नॉर्वे पढ़ सकते। तो रेजिडेंस परमिट का प्रोसीजर बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं और आपने यूनिवर्सिटीज़ के प्रूफ दिखाने कि यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, FRC और पासपोर्ट, और पासपोर्ट कंट्रोल बल्कि वो करते हैं स्पेशली, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम कि आपका पासपोर्ट जो है उसको वैलिड होना चाहिए। अगर आप 2 साल की स्टडीज़ के लिए आ रही हैं तो आपका पासपोर्ट 2 साल के लिए वैलिड होना चाहिए, वरना वो उतना ही देंगे वीज़ा आपको जितना आपका पासपोर्ट वैलिड होगा। सो कोशिश करें कि आप पासपोर्ट रिन्यू कराएं अगर वो जल्दी एक्सपायर हो रहा है, और उसके बाद से आप ऑनलाइन अप्लाई करें। दिस इज़ व्हाट UDI है, जो यहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटी है, कि आपको चूँकि वीज़ा जल्दी लेना है एज अ स्टूडेंट, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाए और आप आके अपनी स्टडीज़ जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ऑनलाइन वीज़ा जल्दी मिल जाता है, जल्दी एप्लीकेशन चली जाती है UDI के पास। उसके बाद जब वो आपको रेजिडेंस परमिट इशू करते हैं, इससे पहले कि वो आपको रेजिडेंस कार्ड दें, आपको एम्बेसी जाना पड़ता है या VFS ग्लोबल के, मोस्टली एम्बेसी जाना पड़ता है आपको अपना पासपोर्ट जो है कंट्रोल करवाने के लिए और अपना बायोडाटा देने के लिए। सो दिस इज़ द वे यू कैन कम टू नॉर्वे। और उसके बाद जब आप स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे काम मिल जाए तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। अगर काम फौरी तौर पे नहीं मिलता तो जॉब सीकिंग वीज़ा मिलता है जो कि 1 साल के लिए होता है, उसके दौरान आप काम ढूंढ सकते हैं। सो गुड लक। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस।